हेलो स्टूडेंट्स, आज थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट में आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ आज हम समझेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आप बोर्ड पे देखिए कि ये क्या हैं और कौन कौन से हैं। आप देखिए, नंबर 1 अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी के अकॉर्डिंग इस प्रिंसिपल अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट हैं। तो इसी प्रिंसिपल के बेस पर जब भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। सेकंड है आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ओनली दोज ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी जिनको मनी के रूप में हम मेज़र कर सकते हो, जिनको मनी के रूप में मापा जा सकता हो, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी। यानी कि अगर लैंड है, चाहे आपके पास 10 एकड़ मतलब आप कह सकते हैं 10 हेक्टेयर लैंड है, तो आप वहाँ 10 हेक्टेयर नहीं लिख सकते। उसकी वैल्यू होगी, उसकी कीमत होगी, तो ही आप उसको लिख सकते हो लैंड इतने करोड़ की या इतने लाख रुपए की। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम मनी में जो ट्रांजैक्शन मेजर कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन देखिए आप। थर्ड है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस की लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि रेगुलर इंटरवल पर बिजनेस की परफॉर्मेंस को हम चेक कर सकें। हालांकि ये देखिए, कोई भी किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए मैंने आपको कोई काम दिया है, मैंने कहा कि ये काम आपको 2 दिन के अंदर करना है, तो मैं आपकी परफॉर्मेंस कब जांच सकता हूँ? जब वो 2 दिन पूरे हो जाएंगे, उससे पहले तो नहीं। लेकिन बेटा, ये जो बिजनेस है ये तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इट विल बी रन फॉर फोर्सिबल पीरियड। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस और स्केल डाउन द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। मतलब ये बिजनेस है, लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, जल्दी उसे बंद करने का कोई इरादा नहीं है। तो हम ये तो नहीं है कि बिल्कुल एंड में जाके जब बिजनेस बंद होगा तब जाके हम उसकी परफॉर्मेंस जांचें। ऐसा करेंगे तो बिजनेस तो पता ही नहीं चल पाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। मतलब जो रेमीडियल एक्शन लेने हों, उसको सुधार करने के लिए वो हम ले ही नहीं पाएंगे, मैनेजमेंट वगैरह है, ऑनर वगैरह, वो ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि बिजनेस की लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में, स्पेशली 1 ईयर में बांट दिया जाता है और हर साल इसकी परफॉर्मेंस को जांचा जाता है। ठीक है, मापा जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर उसमें जो भी रेमेडियल एक्शन की ज़रूरत होती है वो लिया जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस की लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी 1 ईयर में कि हर साल, इसलिए ताकि इसकी जो है परफॉर्मेंस को माप सकें। ठीक है, फोर्थ है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें फुल डिटेल यानी कि डिस्क्लोज करनी पड़ती है जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं उनके बीच में। कोई भी कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। हाँ, लीगल बात जो हो, मतलब जो लीगल इंफॉर्मेशन हो या फिर हमारी जो अच्छी अकाउंटिंग मैनेजरियल प्रैक्टिस हो या अकाउंटिंग प्रैक्टिस हो, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमें बतानी चाहिए, अकाउंटिंग यूज़र्स को सारी बातें बतानी चाहिए। जैसे कि इस साल प्रॉफिट कम क्यों हुआ, इसका रीज़न बताना चाहिए। ठीक है, और जो भी कि इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी, सारी डिस्क्लोज करनी चाहिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। कोई बात छुपानी नहीं चाहिए।
ठीक है। बस जो कानूनी बात है या जो हमारी जिस मतलब ऐसी बात जो हम अगर बता दी तो हमारा जो कंपटीटर है वो उसका फ़ायदा उठा सकता है, ऐसी बातों को छोड़कर बाकी हमें ज़्यादातर बात मतलब अकाउंटिंग यूज़र्स को बतानी चाहिए। ये है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अगला है आपका मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखो, फुल डिस्क्लोजर में बोला गया था सारी ट्रांजेक्शन को बतानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी वही बात है जो यहाँ बताने वाला हूँ कि कौन सी बातें बतानी चाहिए जो मैटर करती हों, जो मटेरियल हो, यानी जो बिजनेस जिस ऐसी ट्रांजेक्शन जिसको या ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको जानने के बाद इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो सकता हो। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको जानने के बाद इंफॉर्मेशन का डिसीजन चेंज हो सकता हो, ऐसी बातें तो ज़रूर बतानी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन किसी एक फर्म के लिए, किसी एक बिजनेस के लिए मैटर करती हो, दूसरी उस बिजनेस को मैटर ना करती हो। जैसे एग्जांपल, कोई एक फर्म है, उसका साल का टर्नओवर यानी कि जो पूरे साल की जो आमदनी है वो 1.5 लाख रुपए है, और उसको अगर 2.5 लाख रुपए बिल्डिंग पे खर्च करना पड़ जाए तो उसे वो बात जो है अपने सारे इन्वेस्टर्स को बतानी चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि 1.5 लाख रुपए तो पूरे साल में कमाते हैं और 2.5 लाख रुपए वो खर्च कर रहे हैं, तो ये मैटर करती है बात, तो ये बतानी चाहिए। लेकिन वही बात एक ऐसी फर्म के लिए, एक ऐसे बिजनेस के लिए कोई मैटर नहीं करती जो 15 करोड़ रुपए कमाती है उस साल के, उसके लिए 2.5 लाख रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं। तो वो अकाउंटिंग यूजर्स को बताएं ना बताएं, इन्वेस्टर्स को बताएं ना बताएं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन शुड बी डिस्क्लोज, शुड बी टोल्ड टू investors which are matter, which can influence the decision of investors, जो इन्वेस्टर के डिसीजन को चेंज कर सकती हैं, सिर्फ ऐसी ट्रांजेक्शन बतानी चाहिए। अगला है आपका प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ जो एंटीसिपेटेड लॉसेस होते हैं, एंटीसिपेटेड मतलब जो एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं, उनको बताना ज़रूरी होता है, उनको लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन जो जितनी भी एंटीसिपेटेड इनकम है उनको लिखना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक फ्रेज है, एक लाइन है, वो सुनिए, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। यानी कि जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट हैं उनको बताने की, उनको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितने भी एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस लॉसेस हैं उनको लिखने की ज़रूरत है। यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं, फ्यूचर में होने वाले या फ्यूचर में होने वाले लॉस हैं, उनको अकाउंट में लिखना ज़रूरी है, ताकि बिजनेस की जो एक्चुअल पिक्चर जो है सामने आए, बिजनेस की एक्चुअल उस मतलब ये ना हो कि वो एक्चुअल पोजीशन से अच्छी पोजीशन अपने आप को दिखा सके। कहीं मतलब अगर मान लीजिए एंटिसिपेटेड प्रॉफिट भी दिखा दे और वो नहीं हुआ, लेकिन अपनी पोजीशन को दूसरे के सामने अच्छा दिखा दे ना, इन्वेस्टर्स को धोखा दे दिया कि भाई हमारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, तो वो इस तरह से ना हो, ताकि लोग गुमराह ना हो। तो इस प्रिंसिपल का फॉलो करना चाहिए कि जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि एक्सपेक्टेड इनकम। तो ये होता है आपका प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये है कि डाउटफुल डेब्ट, मान लीजिए माल बेचा है आपने और आपको पता है कि हर साल लगभग 10% पैसा आपका डूब जाता है, तो इस साल भी जितना माल बेचा है उसका 10% आपको रिजर्व में डाल मतलब प्रोविज़न बना लेना चाहिए उसका, कि भाई जैसे 10 लाख रुपए की सेल हुई है तो 1 लाख रुपए तो डूबेगा ही डूबेगा। तो ये भले ही ना डूबे वो बात अलग है, लेकिन एंटीसिपेटेड लॉसेस को आपको लिखना चाहिए। ये आता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अगला है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्ट्रिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एसेट्स हम परचेज करते हैं, जो एसेट्स हमने परचेज करी है, जिस प्राइस पर, उसी प्राइस पर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको लिखना है। मान लीजिए कोई मशीनरी है, वो आपने 5 लाख रुपए की खरीदी है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 लाख रुपए की ही लिखनी है, भले ही हाँ हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो घटाकर, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई फिक्स एसेट खरीदी है तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है फ्यूचर में, क्योंकि यूज़ की वजह से, पुरानी होने की वजह से। तो मान के चलो 10% हर साल काटना है, तो 50,000 रुपये काट लिए, पहले साल तो 50,000 रुपये दिखाने हैं, मतलब 5 लाख रुपये, अगले साल 4.5 लाख रुपये दिखाने हैं, फिर 50,000 रुपये का डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो उससे अगले साल 4 लाख रुपये का दिखाना है।
तो ऐसा तो कर सकते हैं, यानी कि दिखाएंगे तो जिस वैल्यू पे खरीदा है और हर साल डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। लेकिन ऐसा ना हो, मान लीजिए 5 लाख की हमने खरीदी है, 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, तो अगले साल उसकी वैल्यू जो बची है 4.5 की, लेकिन मार्केट में उसकी जो रिलाइजेबल वैल्यू है, मार्केट में जो अगर हम उसको पूछ के आते हैं कि यही वाली मशीन इसी इतनी पुरानी कितने की है, मान के चलो 6 लाख की है, वो अब अगले साल हो सकता है उसके प्राइस बढ़ गए, तो हम 6 लाख रुपए में नहीं दिखाएंगे, बस इसी प्राइस में दिखाएंगे जो हमारी बुक वैल्यू है। यानी कि क्या है, जिस वैल्यू पे हमने खरीदा है और माइनस डेप्रिसिएशन, उस वैल्यू पे दिखाते हैं। ये होता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्ट्रिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें जो दिखाना है, मतलब एसेट्स को जो शो करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिस प्राइस पे हमने खरीदा है माइनस डेप्रिसिएशन, उस पे दिखाना है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पर, रिलाइजेबल वैल्यू पर। तो ये होता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगला है आपका मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्चुअली में ये जो है मैचिंग प्रिंसिपल, ये ये जो आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है, इस पर बेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये होता क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करंट ईयर के रेवेन्यू को करंट ईयर के एक्सपेंसेस से मैच किया जाना चाहिए, ताकि आप करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल सकें। यानी कि जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल के एक्सपेंसेस से उसको मैच करें, यानी कि उस साल के रेवेन्यू में से सिर्फ उसी साल के एक्सपेंसेस को घटाएं, ताकि आपको उस साल का करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकल सके। भाई ऐसा होता है, मान के चलो पिछले साल का रेंट बकाया था, यानी कि बाकी था, आउटस्टैंडिंग था, वो नहीं दिया, लेकिन इस साल वो आप पे कर रहे हो। भले ही आपने वो इस साल पे करा है, लेकिन वो रेंट इस साल का नहीं, वो पिछले साल का है। तो वो एक्सपेंसेस पिछले साल के प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू में से घटना था, इस साल के रेवेन्यू में से नहीं घटना है। ठीक है, इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनकम थी हमारी, ठीक, वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी लेकिन इस साल मिल गई है, तो वो इनकम भी पिछले साल की है, इस साल की नहीं, तो वो पिछले साल की इनकम में जुड़ेगी, ना कि इस साल की में। यहाँ तो क्या होना है, सिर्फ करंट ईयर का, यानी कि जो करंट ईयर है, जो चल रहा है प्रेजेंट ईयर, सिर्फ उसी साल का रेवेन्यू होना चाहिए और उसमें से इसी साल का मतलब एक्सपेंसेस घटाना चाहिए, तो ही आपका करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकल पाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान के चलो पिछले साल प्रीपेड कर दिया था, कोई एक्सपेंसेस हमने पहले से पे कर दिया था, तो प्रीपेड यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए। तो पिछले साल पे किया था तो वो इस साल के लिए था ना। पिछले साल अगर एडवांस कुछ खर्चा हमने पे कर दिया, एडवांस रेंट दे दिया, तो वो है तो इसी साल के लिए ना। एडवांस मतलब होता है अगले साल वाला, तो पिछले साल एडवांस दिया था इस साल के लिए, तो वो जो प्रीपेड रेंट है वो इस साल के इनकम में से घटना चाहिए। तो ये होता है मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, करंट ईयर के रेवेन्यू में से करंट ईयर के एक्सपेंसेस को मैच करना चाहिए, सो दैट वी कैन कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, अगला है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो जितनी अमाउंट से कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उतनी ही अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होगा। फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए लगाकर, तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बेटा बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के अंदर एक तो कैश आया और दूसरी कैपिटल। कैश भी 5 लाख रुपए का है और कैपिटल भी 5 लाख रुपए की है। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 लाख रुपए से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी 5 लाख रुपए से। यानी कि ड्युअलिटी एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और जितनी अमाउंट से अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उतनी ही अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होगा। तो ये आपका कहलाता है ड्युअलिटी एस्पेक्ट। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्युअलिटी प्रिंसिपल। अगला है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है कि इस प्रिंसिपल या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू, ठीक है, जिस वक्त ट्रांजैक्शन एंटर्ड होती है, नॉट एट दैट टाइम व्हेन अमाउंट इज रिसीव, ना कि उस वक्त जिस वक्त अमाउंट रिसीव होगी। इसी तरह से कोई भी एक्सपेंसेस तब माना जाएगा जब ट्रांजैक्शन होगी, ना कि उस वक्त जिस वक्त उसकी पेमेंट की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आज हम
माल, अगर आज हमने मतलब कोई गुड्स सेल किया, तो गुड्स सेल किया आज की डेट में, ठीक है, तो आज की डेट में उसको हम रेवेन्यू मान लेंगे, भले ही उसकी इनकम हमें कभी भी मिले, अगले साल मिल जाए या अगले महीने मिल जाए, कभी भी मिले, पर वो रेवेन्यू जो है वो इसी महीने का मान लिया जाएगा, इसी डेट को मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, यानी कि जिस वक्त ट्रांजेक्शन होती है उसी वक्त रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, पहचान लिया जाएगा कि ये इस साल का, ये इस महीने का रेवेन्यू है, ठीक, ना कि उस वक्त जिस वक्त अमाउंट मिलेगी, अमाउंट की भी कभी भी मिल सकती है। लास्ट है आपका वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भाई हर एक ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं और उसके जो मेजरमेंट, जो अमाउंट लिखी जाती है, वो किसी ना किसी सबूत पर, किसी न किसी एविडेंस पर, वो भी ऐसा एविडेंस जिसको वेरीफाई कर सके, जान सके, उस पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई पर्सनल बायस हो उसमें, लोगों का मतलब जो अकाउंटेंट है उसका कोई पर्सनल पक्षपात ना हो, व्यक्तिगत पक्षपात ना हो, मान लीजिए उसने ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखा दिया या ज़्यादा इनकम दिखा दी, जो भी अमाउंट है भाई, कोई भी ट्रांजैक्शन है तो कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए जिसको हम वेरीफाई कर सकें। तो ये कहलाता है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कि ट्रांजैक्शन जब भी रिकॉर्ड करें तो उसका कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, ठीक है, तभी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। तो बेटा ये थे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा और आप ये चैप्टर फिनिश और कंप्लीट करके आप मुझे बताएं, और कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है।